हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं इस्तियाक हुसैन श्राम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम फिर से साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। पिछली बार हम जो क्वेश्चन लाए थे वो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे और आज हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और उनको कैसे सोल्व करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, ये आज अपन जानेंगे। इसके बाद अपन क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के मिले जुले क्वेश्चन होंगे और ये क्वेश्चन रीट L1 L2 पटवारी और राजस्थान पुलिस जैसे एग्जाम्स के लिए समान रूप से उपयोगी है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। आज के क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए है इलेक्ट्रॉन, बी है न्यूट्रॉन, सी प्रोटॉन और डी है पॉजिट्रॉन। तो दोस्तों इसका आंसर है जेम्स चैडविक नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की। दोस्तों जो परमाणु होता है, परमाणु में केंद्र में जो होता है नाभिक होता है, उस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो परमाणु के तीन मूलभूत कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो ये रहा प्रोटॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन और ये रहा न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तीन कण हैं। अब इन तीन कणों से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन आता है खोज का, कि किसकी खोज किसने की। दूसरा क्वेश्चन आता है नामकरण का, कि ये नाम किसने दिया था, जैसे इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, प्रोटॉन नाम किसने दिया, न्यूट्रॉन नाम किसने दिया। तो अपन सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। जैसे अगर प्रोटॉन की बात की जाए तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी दोस्तों? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन नाम के साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की खोज की। और प्रोटॉन नामकरण किसने दिया? रदरफोर्ड। किसने नाम दिया प्रोटॉन का नाम? रदरफोर्ड ने इसका नाम दिया। दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए आप याद रख सकते हैं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसने की? थॉमसन। ओके, थॉमसन नाम का जो साइंटिस्ट था, इसने इलेक्ट्रॉन की खोज की और इसका नामकरण स्टोनी ने दिया। किसने दिया इसका नाम? स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। इसके बाद बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की थी और न्यूट्रॉन का नामकरण भी चैडविक ने दिया था। किसने? चैडविक ने। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन तो एक था कि चैडविक ने किसकी खोज की, आंसर आपका न्यूट्रॉन चला गया। लेकिन इस एक आंसर के साथ 3x3 यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3x3 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो रहे हैं। आपको यहाँ पर सही नजर आ रहा है पर एक्चुअल में 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, कैसे? मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड टू कॉलम थर्ड, इस तरह से 9 क्वेश्चन अपन बना सकते हैं, अलग-अलग बनाना चाहे तो ध्यान रखना आपको। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। और प्रोटॉन नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की और इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया। और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, जबकि न्यूट्रॉन नाम भी चैडविक ने दिया। न्यूट्रॉन के केस में नाम और खोज दोनों एक ही आदमी ने की। प्रोटॉन जो होता है ये नाभिक के अंदर पाया जाता है और ये धनावेशित कण होता है। कैसा? धनावेशित। धनावेशित का मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो ये भी नाभिक में होता है, जबकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन कण होता है। उदासीन कण यानी कोई आवेश नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ऋणावेशित। ओके, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये जो है उदासीन होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो बन रहा है ये क्या है? ये नाभिक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या था? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की। चैडविक ने किसकी खोज की? तो न्यूट्रॉन की खोज की। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में से किस ताप स्केल में ताप ऋणात्मक नहीं होता? देखना, आप जैसे पढ़ते हो आपने सुना होगा 0 डिग्री सेल्सियस ताप। कभी-कभी आप सुनते हो तापमान माइनस में चला गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो यहाँ पर ये -10 क्या है? ऋणात्मक ताप। तो ये अलग-अलग ताप स्केल दी गई है, इनमें किसमें नेगेटिव नहीं होता। तो आपने -10 डिग्री सेल्सियस तो सुन रखा है, इसका मतलब सेल्सियस में तो नेगेटिव होता है, तो सेल्सियस ताप स्केल पर नेगेटिव होता है, तो ये अपना आंसर हो नहीं सकता। इसी तरह से फ़ारेनहाइट जो होता है ना, फ़ारेनहाइट में भी नेगेटिव होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। रूमर, ये रीमर लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको रूमर पढ़ते हैं, रूमर। तो रूमर पर भी नेगेटिव होता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है। अपना आंसर जाएगा केल्विन। केल्विन में कभी भी तापमान नेगेटिव में नहीं होता। इसकी वजह क्या है? तो दोस्तों इसकी वजह मैं आपको बताऊं, जैसे समझना क्या थी इसकी वजह। जैसे सेल्सियस की बात करें, डिग्री सेल्सियस, एक बात करें अपन केल्विन की, एक बात करें अपन फ़ारेनहाइट की, एक बात करें अपन रूमर की। तो ये कहां से स्टार्ट होता है? इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है? तो जो केल्विन डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है। कहां से? 0 डिग्री सेल्सियस से। और ये खत्म यानी हायर फिक्स पॉइंट क्या होता है इसका? तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पर जो इसका हायर फिक्स पॉइंट होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जल जो है वो जलवाष्प में गैस बदल जाता है।
केल्विन की बात करें तो ये 273.15 यानी कि 273.15 जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है और 373.15 केल्विन जो है इसका हायर फिक्स पॉइंट होता है, यानी कि इस तापमान पर 273 केल्विन पर जो जल जो है वो बर्फ में बदल जाता है और 373 पर जल जो है वो वाष्प में बदल जाता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के जो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और रूमर की बात करें तो ये 0 डिग्री रूमर से लेकर के ये 80 डिग्री रूमर तक होता है, 80 डिग्री रूमर। ओके, तो ये इनकी जो है रेंज होती है। अब देखना अपन इनकी रेंज को देखें तो यहाँ पर ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, ये 32 और ये 0 से 180, तो ये सारे आप एक दूसरे में कन्वर्ट करोगे तो इनका नेगेटिव वैल्यू आपको मिल जाएगा। लेकिन 273 केल्विन तापमान जो होता है, ये 273 केल्विन तापमान क्या है, ये 273 केल्विन तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। किसके बराबर है? 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब आप 0 से माइनस में जाते हो, जैसे माइनस में गए माइनस का 10 डिग्री, माइनस का 20 डिग्री, इस तरह से माइनस में जाते रहोगे। इस तरह से आप इससे भी नीचे उतरते हो तो 270, मान लो 270 के बाद 265, इस तरह से ऊपर नीचे उतरते जाते हो। जब आप लास्ट पर पहुंच जाओगे तो उसको 0 केल्विन ताप बोलेंगे। 0 केल्विन ताप अपन जो है प्रायोगिक रूप से प्राप्त नहीं कर सकते, केवल काल्पनिक है। तो ये जो होता है 0 केल्विन ताप, अब 0 केल्विन ताप ही काल्पनिक है, यहाँ पर अपन पहुंच ही नहीं सकते, इतना कम तापमान कर ही नहीं सकते। तो जब 0 केल्विन ही नहीं कर सकते क्या इससे नीचे पहुंच पाएंगे? कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब केल्विन में कभी भी अपने को तापमान नेगेटिव नहीं मिलेगा, बाकी सब में आप चले जाओ तो आपको नेगेटिव मिल जाएगा। ओके, ये था इसकी व्याख्या। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 रहा, ये रहा स्क्रीन पर, निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारित उत्पन्न होते हैं? समभारित किसको कहते हैं? मान लो कोई दो परमाणु है, तो परमाणु के एक तो पैर में एक संख्या लिखी रहती है जिसको अपन z से दर्शाते हैं, एक इसके सर पर लिखी रहती है। पैर में लिखी संख्या को अपन परमाणु क्रमांक बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और जो सर पर लिखी संख्या होती है इसको द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या। ओके, तो समभारित किसको कहते हैं? ऐसे परमाणु, दो अलग अलग परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक वो तो अलग अलग हो और इनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो। द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो उसको अपन समभारित कहते हैं। मतलब Z जो है ये अलग अलग होगा समभारिकों में और A समान होगा। अब ये A और Z क्या होता है? A जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग होता है। परमाणु के कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन को जोड़ दो तो उसका A मिल जाता है। जबकि Z क्या होता है? ये केवल उसमें उपस्थित प्रोटॉन्स की संख्या होती है, यानी परमाणु कितने प्रोटॉन है वो प्रोटॉन की संख्या उसका Z होता है, परमाणु क्रमांक। अभी ये क्या पूछा, समभारिक कैसे बनते हैं? तो समभारिक कब बनेंगे कि उसका जो है परमाणु क्रमांक चेंज हो जाए लेकिन द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं हो। तो आप किसी भी स्पीशीज से अगर बीटा कणों का उत्सर्जन करते हो, ये बीटा कणों को इस तरह से दर्शाते हैं, बीटा, किसी भी स्पीशीज से अगर बीटा कणों का उत्सर्जन किया जाए तो बीटा कणों के उत्सर्जन के कारण उनकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो परमाणु क्रमांक जो होता है वो बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कभी नहीं बदलती है। तो इसका आंसर चला जाएगा बीटा कण। जैसे आपको समभारिक का एग्जांपल बताऊं, जैसे आपने सुना होगा कार्बन, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और द्रव्यमान संख्या होती है 12, लेकिन इसका एक समस्थानिक होता है जिसको कार्बन 14 कहा जाता है। तो कार्बन 14 की बात करें तो इसकी परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है लेकिन इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। अब कार्बन 14 कहते हैं इसको जनरली, है ना। और इसका यूज क्या होता है? कार्बन 14 को अपन यूज करते हैं रेडियो एक्टिव जो डेटिंग होती है, मतलब अपना कोई जीवाश्म मिलता है तो अपन उसकी आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग से करते हैं, उसमें कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। इस कार्बन 14 की तुलना अपन करें जैसे नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसकी द्रव्यमान संख्या 14 होती है। तो अब नाइट्रोजन और कार्बन का जो भारी समस्थानिक है दोनों में देखिए इनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, एक का 6 एक का 7 है, लेकिन दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है? समान। तो ये दोनों आपस में क्या है? ये समभारिक है। और ऐसा समभारिक, ये समझ में आ गया। और समभारिक कैसे बनते हैं? किसी स्पीशीज से बीटा कणों का उत्सर्जन हो जाए तो समभारिक बनते हैं। हालांकि ये इसके बीटा कणों के उत्सर्जन से नहीं बनना है, ये दोनों अलग अलग तत्व है, लेकिन जो है कंडीशन होती है, जैसे X कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, द्रव्यमान संख्या A है, इससे अपन बीटा कणों का उत्सर्जन करा ले तो यहाँ पर जो नया तत्व Y बनेगा तो इसकी द्रव्यमान संख्या एक ही रहेगी लेकिन इसके परमाणु क्रमांक जो है वो बदल जाएगा। ओके, तो इस वजह से ये दोनों आपस में समभारिक होंगे। आंसर आएगा अपना बीटा कणों के उत्सर्जन से समभारिक होंगे। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाँ क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन की रेडियो समस्थानिक को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मी। रेडियोधर्मी का मतलब रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव किसको कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे किरणें निकलती है, जिनके नाभिकों से जो है किरणों का उत्सर्जन होता है, इनको अपन रेडियो एक्टिव बोलते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है, इस हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। एक तो नॉर्मल हाइड्रोजन जिसको अपन जान ही रहे,
एक इसका जो होता है समस्थानिक उसको हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम और तीसरा ड्यूटेरियम जिसको डी से दर्शाते हैं और तीसरा होता है ट्राइटियम जिसको टी से दर्शाते हैं। तो जो ट्राइटियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और ये रेडियो एक्टिव होता है। कैसा होता है? रेडियो एक्टिव, यानी कि ये रेडियोधर्मी होता है। हिंदी में रेडियोधर्मी होता है। तो इसका आंसर कौन सा चला जाएगा? ये ट्राइटियम। ओके, जैसे हाइड्रोजन नॉर्मल है तो इसको प्रोटियम भी बोल देते हैं। ओके, हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा, घरेलू बल्ब में प्रयुक्त तार का डेश होता है। अब देखो घरेलू बल्ब में जो तार है उसका प्रतिरोध और गलनांक के बारे में बात करें। घरेलू बल्ब जो आपको बोला जाए तो आजकल जो प्रयोग में आ रहे हैं इनके बारे में नहीं सोचेंगे अपन, उन वाले बल्ब के सोचेंगे जो पहले चलते थे। यहाँ से अपन क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल पाएंगे। पहले इस तरह के बल्ब चलते थे, तो इन बल्ब को जब आप खरीदते हो तो इनमें समस्या क्या होती है कि कुछ दिन चलते हैं और कभी-कभी लाइट का मतलब वोल्टेज कम ज्यादा होता है तो ये बल्ब फ्यूज हो जाते हैं। बोलते हैं ना शॉर्ट हो गया तो बल्ब फ्यूज हो गया। अब ये बल्ब फ्यूज होने का वजह क्या है इसको समझते हैं अपन। जैसे बल्ब को जलाते हैं आप देखना कभी इनको टच करना बंद होने के बाद तो आपको एक गर्म महसूस होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ये गर्म हो रहा है। तो इसमें जो वायर होता है, यहाँ पर मैं रेड कलर से दर्शा रहा हूँ, ये टंगस्टन धातु का बना होता है। ओके, और ये एक तंतु है जो टंगस्टन का बना हुआ है। इस तंतु की वजह से ही प्रकाश होता है। जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तंतु चमकने लग जाता है और क्या कहते हैं प्रकाश के साथ साथ ये उष्मा का भी उत्सर्जन करता है, बल्ब गर्म हो जाता है। अब अपने को घरेलू बल्ब चाहिए अच्छा वाला, तो अच्छी क्वालिटी का बल्ब वो होना चाहिए जिसमें तंतु जल्दी से खराब ना हो। अगर मान लो इस तंतु का गलनांक कम हुआ तो ये कम ताप पर ही पिघल जाएगा और पिघल करके जैसे पिघला और ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो अपने को ऐसा तंतु चाहिए जिसका गलनांक उच्च हो, जो ज्यादा गर्मी को सहन कर सके, ज्यादा ताप को सहन कर सके। तो घरेलू बल्ब के लिए अपने को क्या चाहिए? उच्च गलनांक चाहिए, यानी निम्न गलनांक वाले आंसर हो नहीं सकते। दूसरा प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब आप सिंपल भाषा में समझो रुकावट। किसी भी रास्ते में चलने में रुकावट को उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध क्या है? धारा जो बह रही है उस धारा यानी विद्युत धारा करंट के बहने में जो रुकावट होती है उसको प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह में अगर बाधा आती है तो अपन बोलेंगे कि इसका प्रतिरोध उच्च है, और आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है तो इसको बोलेंगे प्रतिरोध निम्न है। तो आपने को क्या करना है? लाइट उत्पन्न करने तो प्रतिरोध तो निम्न ही चाहिए, क्योंकि अगर उच्च प्रतिरोध होगा तो वो ज्यादा हीट देगा, ज्यादा जो है इसमें गर्मी उत्पन्न होगी। तो अपने को प्रतिरोध कैसा चाहिए? निम्न। तो प्रतिरोध तो चाहिए अपने को निम्न। ये निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध वाला आंसर हो नहीं सकता। उच्च, ये निम्न प्रतिरोध वाला। तो निम्न प्रतिरोध होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए। यानी अपन घर में जो बल्ब लेके आ रहे हैं उसके जो तंतु है उस तंतु का गलनांक तो उच्च होगा, यानी कि ज्यादा ताप को भी वो सहन कर जाएगा, पिघलेगा नहीं। उसका प्रतिरोध निम्न होना चाहिए ताकि विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा ना आए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस कौन सी है? अब देख लो दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं। जैसे अभी जस्ट मैंने बल्ब बनाया था, इस बल्ब के अंदर मैंने जो तंतु बनाया था ये तंतु टंगस्टन का बना हुआ था, टंगस्टन का तंतु था। तो ये टंगस्टन क्या होते हैं? टंगस्टन जो होते हैं उच्च ताप पर ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। तो जैसे आपको पता है बल्ब को अगर आप जलाओगे तो वैसे ताप उच्च होना ही है, ताप उच्च होगा, ऑक्सीजन मिली जो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना देगा। इसका मतलब इसको ऑक्सीजन से दूर रखना है। तो इसमें ऑक्सीजन तो कभी भी प्रयुक्त कर नहीं सकते। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, जो बल्ब बनाते हैं कांच लगाते हैं ऊपर, और यहाँ पर अपन क्या करते हैं, निर्वात भी नहीं रखते, यहाँ पर अक्रिय गैस डाल देते हैं। कौन सी गैस? अक्रिय। अक्रिय किसको कहते हैं? ऐसी गैस जो सामान्य ताप और दाब पर क्रिया नहीं करती, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है, हाइड्रोजन तो ज्वलनशील गैस है, सामान्य ताप पर ही आग पकड़ लेती है, तो हाइड्रोजन भी प्रयोग कर नहीं सकते। तो ऐसी अक्रिय गैस क्या है? नाइट्रोजन। तो विद्युत बल्ब में कौन सी प्रयुक्त करते हैं गैस? अक्रिय गैस नाइट्रोजन प्रयुक्त करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब चींटियां काटती है तो क्या अंतःक्षेपित करती है? तो देखना दोस्तों, चींटियां जब काटती है तो हल्की सी खुजली होती है, हल्की सी जलन होती है, इन्फ्लेमेशन भी हो जाता है कभी-कभी। लाल चींटी अगर काट ले तो उसमें कौन सा केमिकल होता है? तो ध्यान रखना, चींटियों के अंदर फॉर्मिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल डालती है? फॉर्मिक अम्ल। अब देखना इसकी वजह क्या है। एक होती है लाल चींटी है ना, इस लाल चींटी को ग्रीक भाषा में जैसे इसको कहा जाता है फॉर्मिका। क्या कहा जाता है? फॉर्मिका। और इस फॉर्मिका से यानी लाल चींटी से अपने को जो एसिड प्राप्त हो रहा है इसको अपन कहते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। तो चींटियों के अम्ल में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। और चींटियों का नाम क्या होता है? फॉर्मिका। याद रखना, कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, जिसको इंग्लिश में ड्राई आइस कहा जाता है। ड्राई आइस किसको कहते हैं? तो देखना, जमा हुआ वर्षा का जल नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर सामान्य बर्फ नहीं, -53 पर जमा हुआ जल नहीं।
शुष्क बर्फ ठोस CO2 कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ठोस CO2। हम जानते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये तो गैस होती है। अभी किसी कंटेनर के अंदर अपन ये गैस रख लेते हैं, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर यहाँ पर एक पिस्टन लगा देते हैं और इधर भी पिस्टन लगा देते हैं और इस पिस्टन को दबाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं? दाब को तो बढ़ा देते हैं और यहाँ का तापमान बिल्कुल कम कर देते हैं, टेम्परेचर घटा देते हैं, दाब बढ़ा देते हैं और टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो इस कंडीशन में जो गैस है CO2 गैस, ये सम्मिलित हो के बिल्कुल ठोस हो जाएगी और इस ठोस को जो CO2 का रूप नजर आएगा, इसको अपन ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस क्यों कहते हैं? बर्फ जैसी दिखती है, इसको ड्राई आइस कहते हैं। ओके, अब क्या किया तुमने? ठोस CO2 को तुम लेकर के आए और बाहर खुले माध्यम में छोड़ दिया। तो ठोस CO2 हमने बनाई कैसे? बहुत ज्यादा प्रेशर देकर के, ज्यादा उच्च दाब देकर के इसको ठोस CO2 बनाया और नॉर्मल वातावरण पर रख दिया और नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया। तो यहाँ पर तो उतना दाब नहीं है, तो ये वापस से किसमें बदलना चाहिए? गैस में। फिर ठोस है और ठोस को जैसे अपन नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते हैं, ये सीधा गैस में बदल जाती है। तो ठोस का बिना द्रव में बदले सीधा गैस में बदलना, ये क्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाने वाली है, जैसे कपूर नौसादर होता है, उसी तरह से ठोस CO2 भी क्या दर्शाती है? ऊर्ध्वपातन। क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ। दूसरा, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सबसे उपयुक्त तत्व जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो है प्रयोग में लाया जाता है, उसकी परमाणु संख्या कितनी है? परमाणु संख्या मतलब वही परमाणु क्रमांक। तो देखना, नाभिकीय संयंत्र जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, जैसे आपको पता है रावत भाटा में है ना, तो इनमें क्या करते हैं? इनमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इससे रेडियो एक्टिव या रेडियोधर्मी जो तत्व होते हैं। तो हमारे पास एक होता है यूरेनियम, इसको बोलते हैं यूरेनियम। इस यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। यूरेनियम 92 का परमाणु क्रमांक। और नॉर्मल जो यूरेनियम होता है, प्राकृतिक यूरेनियम, इसकी द्रव्यमान संख्या 235 होती है। कितनी होती है? 235। याद रखना, ये यूरेनियम नॉर्मल है, प्राकृतिक रूप से मिलने वाला है ना। इस यूरेनियम को यूज करते हैं नाभिकीय भट्टियों। अच्छा, नाभिकीय भट्टियों में ना, जैसे यूरेनियम 200 यूरेनियम बराणु 239, इनको भी यूज किया जा सकता है। ये अलग अलग यूरेनियम होंगे, इनके अलग अलग समस्थानिक होंगे, सारे यूज किए जाएंगे। लेकिन परमाणु क्रमांक की बात करें तो सारे यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा? 92। तो 92 यानी कि यूरेनियम को। अच्छा, अपन सोच भी सकते हैं ये क्वेश्चन का आंसर अपने को नहीं भी आता तो अभी भी 92 टिक कर देते। क्यों? क्योंकि ये 5 दिया है, ये 50 दिया है, ये 20 दिया है। ये क्या है? हल्के तत्व, जिनका परमाणु क्रमांक कम है वो हल्के तत्व है। और हल्के तत्व रेडियो एक्टिव नहीं होते, वो भारी तत्व होते हैं ना। वो भारी तत्व में क्या होता है? नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, तो नाभिक उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संभाल नहीं पाता। इस वजह से उन नाभिकों से नाभिकीय किरणें निकलती है और वही क्या है? रेडियो एक्टिव की तरंगें हैं। तो रेडियो एक्टिव तत्व वो होते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है 92, ये भारी नाभिक है। तो इस वजह से क्या होता है? ये अपन न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज में लेते हैं। जैसे यूरेनियम की बात करें अपन, तो यूरेनियम से बम भी बनाया था, परमाणु बम, और भी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम गिराया था, आपको पता ही है। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? देखो, मैंने बताया परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्या कोई ऐसा भी परमाणु है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? बिल्कुल है ऐसा परमाणु। देखो, अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम के अंदर न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम की बात करते हैं, हाइड्रोजन का समस्थानिक, इसमें न्यूट्रॉन होता है। हीलियम की बात करें, इसमें न्यूट्रॉन होता है। लेकिन हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है। कैसी बात करें? समझाता हूँ। अगर आपको बात की जाए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, सबको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। अच्छा, कभी पूछा जाए हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या भी कितनी होती है? 1। अब देखना, थोड़ी देर पहले मैंने बताया द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग द्रव्यमान संख्या होती है। ओके, तो हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है। अब इसकी द्रव्यमान संख्या 1 कब प्राप्त होगी? जब इसके न्यूट्रॉन कितने हो? 0। मतलब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो मैं ये हाइड्रोजन बना रहा हूँ यहाँ पर, ये हाइड्रोजन का नाभिक है, इसके पास 1 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन नहीं है, यानी कि 0 न्यूट्रॉन बोल दूं मैं। 0 न्यूट्रॉन है और बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है। इसी तरह से एक होता है हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम। इस ड्यूटेरियम के पास क्या होता है? 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है और बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अब यहाँ पर ड्यूटेरियम की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 1, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ओके, अब इसका एक और समस्थानिक होता है ट्राइटियम। तो इसके पास 1 प्रोटॉन होता है और इसके पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो ट्राइटियम की बात की जाए तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है इसका 1 है और द्रव्यमान संख्या इसकी 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। तो हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 कब होगी? जब इसके पास कोई न्यूट्रॉन ना हो। हकीकत में हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता।
तो हाइड्रोजन के पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम के पास में एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटिरियम के पास में दो न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ड्यूटेरियम का हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या 2 होती है, ट्राइटिरियम की द्रव्यमान संख्या 3 होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो अपना कौन सा हो जाएगा, किसमें नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं है, तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाती है। तो देखना दोस्तों CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप पानी के साथ मिलाओ H2O के साथ तो बनता है H2CO3। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन इधर, 1 ऑक्सीजन इधर, 3 ऑक्सीजन, इसमें 3 ऑक्सीजन ये रहा, कार्बन है ये रहा 1 कार्बन, इधर 2 हाइड्रोजन तो ये रहे 2 हाइड्रोजन, सारा का सारा संतुलित है, ये H2CO3 बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो क्या बना जाती है H2CO3। तो आंसर कौन सा हो जाएगा H2CO3। अब ये अभिक्रिया बहुत ही धीरे होती है, लेकिन एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम होता है ये इस अभिक्रिया को तीव्रता से करा दिया जाता है। ये एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं और अभिक्रियाओं को बहुत तेजी से कराते हैं। तो 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में घुलने से क्या बनता है H2CO3 बनता है। दूसरा क्वेश्चन, हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम अभिक्रिया कराता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट ये अभिक्रिया कराता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है। ओके, देखना दोस्तों, जैसे मैंने कार्बनिक रसायन पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था 3 प्रकार के कार्बनिक रसायन हाइड्रोकार्बन्स बताए थे। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक बताया था एल्काइन। ओके, तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n, थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है ये, CnH2n। और इसका सूत्र क्या होता है एल्काइन का CnH2n-2। ये इनके सामान्य सूत्र है। तो ये आपको याद रखने हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो यहाँ पर अपने को क्या चाहिए एल्कीन का, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है CnH2n, ये वाला आंसर है ना। अब देखना सूत्र कैसे क्या होता है। अब मैं जैसे एग्जांपल बता दूं एल्केन, तो यहाँ पर एल्केन का अगर मैं एग्जांपल लूं तो CH4 क्या है मेथेन है। तो मेथेन में आप कार्बन की संख्या गिनो, कार्बन की संख्या कितनी है 1 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4। तो यहाँ पर कार्बन को n बराबर 1 रखो, इस एल्केन में n बराबर 1 रखा, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी आएगी 2n, यानी कि n को 2 से गुणा करो, 1 को 2 से गुणा करो, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो ये इस तरह से, मतलब ये एक फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पर सारे के सारे एल्केन अप्लाई होंगे। मेथेन के बाद आप जो है अगला ले लो एथेन, तो C2 और क्या हो जाएगा H। अब H अपने को पता नहीं, अपन यहाँ पर आगे 2n यानी 2 × 2 कितना हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, तो C2H6। तो इस फॉर्मेट पर ये काम करता है। नेक्स्ट जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, आपको एल्केन का लेके दिखा है, एल्कीन का लेते हैं। तो एल्कीन का अपना एग्जांपल क्या लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, ये ध्यान रखना एल्केन क्या होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड एकल बंध हो कार्बन कार्बन के मध्य, वो तो एल्केन होता है। जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध हो वो एल्कीन, और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध हो वो एल्काइन होता है। तो जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर अपन गिनते कार्बन, कार्बन कितने हैं 2 कार्बन है। अब हाइड्रोजन गिनते हैं तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हाइड्रोजन। तो अपन बोल सकते हैं Cn और H2n, यानी कि इससे जस्ट डबल। नेक्स्ट अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे एल्काइन का, तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये रहा एल्काइन। एक एल्काइन का एग्जांपल लेते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी एक H, ये एक इधर। तो यहाँ पर आप गिनो कार्बन कितने हैं 2 है, और हाइड्रोजन गिनो ये भी 2 है। तो कार्बन कितने 2 और हाइड्रोजन भी कितने 2। तो Cn किया तो कार्बन n का मान कितना रख दिया 2। यहाँ पर 2 × n करोगे तो 2 दूनी 4, और 4 में से वापस -2 कर दोगे तो 4 में से 2 गया तो 2। ये इस फॉर्मेट का पालन कर रही है। तो आपको सिंपल से याद रखना है एल्केन का क्या CnH2n+2। अगले वाले में क्या करना है, ये जो प्लस का 2 है इसको हटा देना है, और अगले वाले में क्या करना है माइनस का 2 कर देना है। एक तरह से देख सकते हैं अपन आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं और 2 घटाते जा रहे हैं। ऐसे आप सिंपल से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर तो ये हो गया था। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अम्ल वर्षा में निम्नलिखित में वायु के निम्नलिखित गैसों के वायु में रहने का कारण होती है, मतलब कौन सी गैस वायु में हो जाती है तो जिसकी वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो डायरेक्ट आंसर बताता हूं, ये रहा आंसर नंबर C, SO2 और NO2। सल्फर, जो सल्फर का ऑक्साइड है सल्फर डाइऑक्साइड, ये और NO2 ये अगर हमारे वायुमंडल में उपस्थित होते हैं तो इनकी वजह से क्या होती है अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का जो है एसिड रेन कहते हैं जिसको, तो इसकी पीएच जो होती है वो पीएच क्या होती है पीएच 7 से कम होती है। अम्ल वर्षा की पीएच 7 से कम होती है, और ये फसलों के लिए हानिकारक होती है, ये इमारतों के लिए हानिकारक होती है। जैसे आपको पता है ताजमहल वगैरह इस तरह से हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो इनके ऊपर जब ये अम्ल वर्षा होती है तो अम्ल वर्षा के कारण इन इमारतों का रंग बदल जाता है। जैसे ताजमहल के संगमरमर का रंग बदल रहा है, हल्का का पीला पड़ रहा है, तो उसकी वजह यही है अम्ल वर्षा।
और ये SO2 NO2 वगैरह ये कहाँ से आई है? तो जो SO2 गैस होती है ये हम जो अपने गाड़ियों में ईंधन यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, तो ये अच्छी क्वालिटी का ना हो और घटिया क्वालिटी का हो तो इनका पूर्ण तरीके से दहन नहीं हो सकता और अपूर्ण दहन होता है, या फिर जो है इंजन की खराबी हो या ऐसे कोई कारण हो, उस वजह से जो वातावरण में गैस रिलीज होती है वो SO2 है। कल कारखानों की चिमनियों से जो निकलती है SO2 है। तो इस तरह से ये गैसें निकलती है, वातावरण में मुक्त होती है और वायुमंडल में जब इनकी सांद्रता बढ़ जाती है तो जहाँ पर बादलों का निर्माण वाली प्रक्रिया चल रही होती है वहां पर जाकर जल में घुलकर जल से क्रिया कर लेती है और विभिन्न अम्ल बनाती है और वो अम्ल वर्षा के रूप में जमीन पर गिरते हैं, तो उसको अम्ल वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखो डायरेक्ट बताता हूं, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब देखना एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इसका रासायनिक नाम, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से या विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसकी कमी से बीमारी होती है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग जिसको सेलर रोग भी बोला जाता है। स्कर्वी रोग क्या होता है? दांतों के अंदर और मसूड़ों के अंदर आपके क्या घाव हो जाते हैं, ब्लड वगैरह आने लगता है, खून आने लगता है, तो मसूड़ों में घाव, मसूड़ों में घाव और ब्लीडिंग वगैरह होना, ये स्कर्वी रोग है। अच्छा, विटामिन सी का अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का अगर अच्छा स्रोत देखें, एस्कॉर्बिक एसिड का अच्छा स्रोत देखें, तो आपका जो आंवला होता है या खट्टे पदार्थ इसका अच्छा स्रोत होता है। और खट्टे फ्रूट्स, और खट्टे फ्रूट्स को अपन क्या कहते हैं? सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट जो होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। और एक आंवला जो होता है ये विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। अच्छा, सिट्रस फ्रूट में तो बहुत से आते हैं, जैसे इमली हो गई, जैसे और खट्टी चीजें हो गई, खट्टी चीजें सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं। तो अब मैंने सबके नाम तो नहीं लिखे यहाँ पर, आंवला को विशेष स्रोत क्यों बताया? क्योंकि देखना कोई भी सिट्रस फ्रूट वगैरह होता है, इसको आप गर्म करते हो, इसको पकाते हो तो उसका विटामिन सी नष्ट होता है, लेकिन आंवला का विटामिन सी इसको गर्म करने पर या पकाने पर भी नष्ट नहीं होता। तो ये अच्छा एग्जांपल है, इसलिए मैंने इसको शामिल किया, याद रखना है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, मुख्य विधि जिसके द्वारा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाता है, यानी ऐसी कौन सी विधि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हटाई जाती है? आज अपन जान रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो चाहे वाहनों का धुआं ले लो, चाहे कल कारखानों की चिमनियों से निकला हुआ धुआं ले लो, या और कोई भी तरीका ले लो, उससे अपन क्या कर रहे हैं? वातावरण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ा ही है और ये हानिकारक भी है। लेकिन ऐसा कोई तरीका है क्या जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाए? तो बिल्कुल ऐसा तरीका है, उस तरीके को अपन कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये तो पेड़ पौधों के अंदर होता है भोजन बनाने के लिए, बिल्कुल सही। पेड़ पौधों की जो हरी पत्तियां, जितने भी हरे भाग होते हैं, उन हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जैसे पत्ती की बात कर लो तो इनमें वर्णक होता है क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ये होता है, क्या करता है? CO2 प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इसको मिला करके ये ग्लूकोज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज, अपना भोजन बना लिए। तो CO2 और जल को मिला करके पत्तियां जो होती है अपना भोजन या ग्लूकोज बना लेती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ये कैसे होता है? प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण। ओके, तो इसका मतलब पेड़ पौधों में ग्लूकोज बन रहा है तो इनको खपत किसकी जरूरत होगी? CO2 की। तो CO2 की खपत करेंगे, CO2 को वातावरण से कम करेंगे। तो इसका मतलब अपन पेड़ पौधे लगाएं तो पेड़ पौधे तो अपना भोजन बनाएंगे, वो तो अपना ग्लूकोज बना ले, लेकिन काम में किसको ले रहे? CO2 को काम में ले रहे। तो पेड़ पौधे लगाए तो इस वजह से वातावरण में CO2 की मात्रा कम होगी, तो इसका मतलब पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पेड़ पौधे लगाने से वातावरण में CO2 की मात्रा कम होती है। पौधे लगाना अच्छी बात, लगाने चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, भौतिक परिवर्तन नहीं है तो मतलब अगला पूछना क्या चाह रहा है? अगला पूछना चाह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन बता दो कि निम्न में से 3 जो होंगे वो भौतिक परिवर्तन होंगे, एक जो होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो पहचानना, जैसे पानी का उबलना, चाहे पानी उबल करके गैस बन जाएगा, चाहे पानी को तुम जमा तो जम करके बर्फ बन जाएगा। तो जमना उबलना ये सब क्या है? इसमें अवस्था परिवर्तन हो रही है, और जितनी भी अवस्था परिवर्तन होती है वो सारे के सारे भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो ये भौतिक परिवर्तन है। अपने को कौन सा चाहिए? रासायनिक। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। पानी में नमक को मिलाना, तो घुलना, जो जल घुल गया, जल में नमक घुल गया, तो आप सबको लगता है कि NaCl नमक होता है, और NaCl तो जैसे जल में डालते हैं Na+ और Cl- आयनों में टूट जाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो नहीं भैया, यहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, तो केवल आयनों में टूटा है। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है। कैसे भौतिक परिवर्तन है? क्योंकि भौतिक परिवर्तन इसलिए है कि अपन भौतिक परिवर्तन जब पढ़ते हैं तो उसमें परिभाषा दी जाती है कि कोई भी मतलब कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसको आप रिवर्स कर सको और पहले वाली अवस्था वापस प्राप्त कर लो, तो इसको अपन भौतिक परिवर्तन कहेंगे सामान्य परिस्थितियों से। तो अब देखना, से नमक है, नमक में पानी घोल दिया तो एक घोल बन गया आपके पास। इस घोल को आप गर्म करो, तो गर्म करोगे तो पानी तो सारा उड़ जाएगा। अब पानी उड़ गया तो आपको नमक फिर से प्राप्त हो जाएगा। तो सामान्य प्रक्रिया द्वारा आपने क्या कर लिया? आपने नमक प्राप्त कर लिया, तो ये भौतिक परिवर्तन है, इसको रासायनिक परिवर्तन नहीं कह सकते।
लोहे का चुंबक में बदलना, आप लोहे को चुंबक के ऊपर रख लो, जो सुई है सुई के ऊपर चुंबक रख लो, थोड़ी देर के लिए सुई भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि डोमेन की व्यवस्था इस तरह से हो जाती है। तो लोहे का चुंबक में बदलना भी भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर बाद आप उसको रखोगे सुई को, तो थोड़ी देर बाद वापस से नॉर्मल लोहे वाला अपना व्यवहार वापस शुरू कर देगी। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। जबकि सोडियम अमलगम के टुकड़े को पानी में डालना ये भौतिक परिवर्तन नहीं, ये रासायनिक परिवर्तन है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, सोडियम अमलगम के टुकड़े को पानी में डालना। अमलगम क्या होता है? ये पारे के लिए टर्म यूज किया जाता है। कोई भी पारा किसी भी धातु के साथ जुड़ जाए तो अमलगम बोला जाता है। जैसे सोडियम Na, इसके साथ अमलगम यानी कि Hg, पारा मरकरी है ना, तो ये NaHg, इसको अपने किस में डाला? पानी के अंदर, तो ये H2O के अंदर डाला। तो यहाँ पर क्या बनेगा? NaOH बन जाएगा प्लस Hg, मरकरी अलग हो जाएगा, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पर जो है सोडियम जो है ये दो काम में आएंगे, 2 Hg और 2 NaOH और H2। तो यहाँ पर जो है ये भी 2 H2 गैस इस तरह से रिलीज होगी। ओके, ये हो गया अभिक्रिया संतुलित। तो यहाँ पर एक रासायनिक अभिक्रिया होगी, और जाहिर सी बात है अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रोंस्टेड अम्ल भी है और क्षार भी है, दोनों की तरह व्यवहार करता है? देखना दोस्तों, पहले अपन क्लियर कर लेते हैं कांसेप्ट ब्रोंस्टेड। जैसे लुईस की अवधारणा थी, वैसे अम्ल क्षार के लिए ब्रोंस्टेड की अवधारणा भी थी। ब्रोंस्टेड भाई साहब क्या कहते हैं कि कोई भी अगर H+ देता है तो उसको अपन बोलेंगे अम्ल, और कोई भी H+ अगर लेता है, H+ लेता है तो उसको अपन बोलेंगे क्षार। तो H+ देने वाला अम्ल होगा, H+ लेने वाला क्षार होगा। ये ब्रोंस्टेड-लोरी की परिकल्पना है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करेगा? तो H2CO3 कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकता, ये कर नहीं सकता और ये करेगा। कैसे? जैसे HCO3-, इस HCO3- को तुम क्या कर दो, एक H+ यानी हाइड्रोजन दे दो। हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन जाएगा? H2CO3। H2CO3 दिया तो इसको क्या किया तुमने? H+ दिया तो इसने H+ ले लिया। H+ लेने वाला कौन होता है? क्षार। अब दूसरा काम क्या करो तुम, HCO3-, इससे तुम H+ निकाल भी सकते हो। तो क्या बन जाएगा? CO3-2, और ये क्या बन जाएगा? यहाँ पर H+ निकल जाएगा। तो एक H+ निकला यानी H+ दिया, तो H+ देने वाला तो अम्ल और H+ लेने वाला क्षार। देखो ये वाली स्पीशीज तुमको यहाँ पर भी नजर आती है। ओके, तो ये यहाँ पर इससे H+ निकालने से ये बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? देने लेने दोनों काम करे तो HCO3-। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो दे भी सकता है, और एक कमी है तो हाइड्रोजन ले भी सकता है, तो दोनों का ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 18। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको अपन CFC बोलते हैं ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस। ओके, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 19। सर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज कब प्राप्त हुआ था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। सर सीवी रमन को नोबेल प्राइज सन 1930 में मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि ये फिजिक्स के रिलेटेड थे, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट करते थे। ओके, सीवी रमन। ओके, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। भारी पानी, जिसको भारी जल भी कहते हैं, वह होता है, मतलब भारी पानी कौन सा होता है? तो सिंपल सी बता दो, भारी पानी क्या होता है? एक तो आप पढ़ते हो H2O। H2O नॉर्मल वाटर है, नॉर्मल वाटर, सामान्य जल। ओके, नॉर्मल जल। एक जैसे आपने पढ़ा था ना हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक पढ़े थे। एक तो हाइड्रोजन नॉर्मल जिसको प्रोटियम बोलते हैं, एक इसका भारी समस्थानिक ड्यूटेरियम, और एक और ट्राइटियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है, अगर इस जल के अंदर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो तो उसको D2O लिखेंगे। ये चीज क्या है? भारी जल। तो यहाँ पर जल में हाइड्रोजन की जगह अगर ड्यूटेरियम प्रयुक्त हो, यानी इसका भारी समस्थानिक प्रयुक्त हो, तो उसको हम भारी जल कह देते हैं। तो भारी जल वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब होता है समस्थानिक, समस्थानिक लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान ले रहा है, ध्यान रखना, ऑक्सीजन का स्थान नहीं ले रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन के स्थान पर T2 आया है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा। किसी परमाणु का आइसोटोप वह नाभिक होता है जिसमें, अब देखो आइसोटोप, आइसोटोप का मतलब वही है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होगा? तो समस्थानिक अपन किसको बोलेंगे? जैसे कोई परमाणु है तो उसका परमाणु क्रमांक Z, परमाणु क्रमांक जो हो, परमाणु क्रमांक ये तो समान हो, और इसकी A यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या हो? द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो इसको अपन क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। अब परमाणु क्रमांक या Z क्या बताता है? ये प्रोटॉन की संख्या को बताता है, और द्रव्यमान संख्या ये क्या बताती है? ये बताती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को। अब आपने को क्या पूछा है कि किसको आइसोटोप बोलेंगे? तो जिसका परमाणु क्रमांक समान हो उसको आइसोटोप बोलेंगे। और परमाणु क्रमांक में समान है, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन की संख्या समान है, तो न्यूट्रॉन की तो अलग-अलग होगी। तो यहाँ पर देखना, न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। ये तो गलत ही लिखा है।
प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ये सही बात है, प्रोटॉन की संख्या तो समस्थानिक में वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वीक में से कोई नहीं, तो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। हालांकि अगर इसमें ये आंसर होता है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन अपने को क्योंकि दूसरा आंसर मिल गया इसलिए अपन इसकी मिस्टेक को चेक नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, किसी परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है? जैसे अभी आपको 2-3 बार बता देता, परमाणु का नाभिक होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है और बाहर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये चीज तो पूछी है कि नाभिक के अवयव क्या है, यानी नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। आप ही देख लो नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या यही होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो आंसर नंबर सी राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। संचायक बैटरियां जो होती है निम्नलिखित में क्या है, किसका प्रयोग होता है? शीशे का, लेड का प्रयोग करती है। किसका? लेड का, जिसको पीवी से दर्शाते हैं, ओके, और इसको शीशा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, जो शीशे का इसके इलेक्ट्रोड प्रयोग करते हैं। जो आपके पास घरों में बैटरियां होती है इन्वर्टर वगैरह में, तो उन बैटरियों में लेड जो होता है ना, इसका प्रयोग या शीशे का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कण नहीं है? तो देखना अल्फा कण होता है और ये हीलियम के नाभिक होते हैं, हीलियम के नाभिक। इस तरह से जो है बीटा भी कण होता है, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होते हैं बीटा कण, एक तरह से देखा जाए तो। प्रोटॉन भी कण है, लेकिन गामा जो होती है, ये किरण होती है, ये कण नहीं होता। गामा किरण आपने सुना भी होगा, जैसे ये गामा किरणें। इसी तरह से आप एक और सुनते हो कि जो बीटा कण जब उत्सर्जित होते हैं ना, उनको अपन बीटा किरणें भी बोल देते हैं। लेकिन इसको बीटा किरणें बोले, लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसकी दोहरी प्रकृति होती है। ये तरंग प्रकृति भी दर्शाता है और ये कण प्रकृति भी दर्शाता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी कण प्रकृति अपने को पता है। कण प्रकृति पता है, ये पूछा कौन सा कण नहीं है, ये तरंग होते हुए भी कण है, लेकिन गामा किरणों की अपन जो है कण प्रकृति नहीं बता सकते, अभी तक तो सिद्धि नहीं हुई। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? गामा किरण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। अग्निशामक में जो गैस प्रयुक्त होती है, जैसे आग लग जाती है कहीं पे, तो एक लाल लाल सा आपने देखा होगा, जिसको फोड़ करके गैस निकालता है ना, तो कौन सी गैस होती है, उसको अग्निशामक कहते हैं। उसमें कौन सी गैस होती है? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है। ध्यान रखने लायक बात, हीलियम प्रयुक्त कर नहीं सकते। क्यों? हीलियम ज्वलनशील गैस है, मतलब हीलियम आग पकड़ लेती है, हीलियम और आग लगा देगी। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होती, ऑक्सीजन भी नहीं होती, क्योंकि जलाने में सहायक और आग पकड़ लेगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त की जाती है। ध्यान रखना, अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आग बुझ जाती है। ये हो गए आपके क्वेश्चन 25 फिजिक्स केमिस्ट्री को लेकर के। अब अपन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। अच्छा सुनना, ये आपका जो सारा पेपर मैंने दिया है, इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहां पर बहुत सारे मैसेज आने की वजह से आपको जो है पीडीएफ नजर नहीं आएगी। तो आप क्या करना, जो चैनल का नाम लिखा उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने जो नजर आएगा उसमें फाइल्स में क्लिक करना, और फाइल्स में क्लिक करोगे तो वहाँ पर डायरेक्टली पीडीएफ पेपर आपको शो हो जाएंगे। आपको जिस चीज का पीडीएफ पेपर चाहिए वो पेपर आप वहां से निकाल सकते हो। ओके, धन्यवाद।